एग्जाम्पल 14.1 हम सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ। द रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी 0.5 इंटू 10⁻⁻4 वाट पर मीटर स्क्वायर। ओके, इंटेंसिटी हमको दी हुई है 0.5 इंटू 10⁻⁻4 डब्ल्यू पर मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो इस तरह का हमारा यूनिट दिया हुआ है। इससे पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि जो इंटेंसिटी हमको दी हुई थी वो इंटेंसिटी सिर्फ वैट में थी, मतलब वो पावर था, लेकिन ये पावर पर यूनिट एरिया है, क्योंकि मीटर स्क्वायर जो है हमारा यूनिट एरिया का होता है, तो ये पावर पर यूनिट एरिया हमको दिया हुआ है। तो इंटेंसिटी यहाँ पर पावर पर मीटर स्क्वायर में मेजर हो रही है, पावर पर यूनिट एरिया के हिस्से में। ओके, तो हम यूनिट पर से जो है तो पहचानते हैं कि वो पैरामीटर क्या दिया हुआ है और कैसा है। फॉल ऑन द इमीटर इन द फोटो इलेक्ट्रिक सेटअप। एक प्लेट है, इमीटर है बोलता, और उस पर इस इंटेंसिटी के साथ रेडिएशन फॉल हो रही है। ओके, तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि इस तरह का कुछ सरफेस है हमारा और इस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है। ओके, ये रेडिएशन की इंटेंसिटी एक यूनिट एरिया में कितनी है वो दी हुई है हमको। ओके, द इमीटर कैथोड इज मेड अप ऑफ पोटेशियम। ये जो मटेरियल है ये पोटेशियम का बना हुआ है, ठीक है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एंड हैज़ एन एरिया ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो पोटेशियम की शीट है, जो सरफेस है इमीटर का, उसका एरिया हमको दिया हुआ है, एरिया इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एरिया इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसा यूनिट में नहीं है एरिया, हम इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ओके, इस तरह जो है तो हमने गिवन इन्फॉर्मेशन लिख ली। आगे क्वेश्चन है, लेट अस अज्यूम दैट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ओनली द सरफेस आर नॉक ऑफ बाय द रेडिएशन। अब हमको ये अज्यूम करना है कि जो सिर्फ सरफेस पे एटम है, जो एटम सरफेस पे प्रेजेंट है, वहीं से जो है तो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, अंदर से नहीं हो रहे हैं। जैसे हम कोई भी मटेरियल ले तो उसकी कुछ थिकनेस होंगी, उसकी कुछ डीपनेस होंगी, तो वो डीपनेस को निगलेक्ट करना है और हमको सिर्फ ये कंसिडर करना है कि जो एटम सरफेस पे प्रेजेंट है वहीं से जो है तो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। ओके, तो उस तरह इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं सिर्फ सरफेस पर से, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी व्हाट विल बी द टाइम रिक्वायर्ड टू नोटिस सम डिफ्लेक्शन इन द माइक्रो एमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट गिवन दैट द मेटालिक रेडियस ऑफ द पोटेशियम। हाँ, पहले जो मैंने सेंटेंस पढ़ा उसका मतलब बता देते हैं हम कि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी के मुताबिक कितना टाइम लगेगा ये रेडिएशन को इसमें एब्जॉर्ब होने में और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होने में। जबकि हमने जो नई थ्योरी है उसके मुताबिक देखा कि इसमें देयर इज़ नो टाइम लैग, कुछ भी टाइम कंज्यूम नहीं होता है, कुछ भी टाइम नहीं लगता है रेडिएशन एब्जॉर्ब होने में, इलेक्ट्रॉन इमिट होने में। लेकिन हमको पूछ रहा है कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट के मुताबिक ये रेडिएशन एब्जॉर्ब होने के बाद कितना टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को इमिट होने के लिए। ओके, तो वो हमको टाइम पीरियड पता करना है, टाइम पता करना है, ठीक है, कितना टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने में, ठीक है। फिर और एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो इन्फॉर्मेशन क्या है, गिवन द मेटालिक रेडियस ऑफ द पोटेशियम एटम। जो पोटेशियम एटम है हमारा, वो एटम की रेडियस, तो मैं आर पी करके देता हूँ पोटेशियम के लिए, उस पोटेशियम एटम की रेडियस हमको दी हुई है 230 pm, मतलब पिकोमीटर। ओके, तो मैं इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर देता हूँ, पिको का मतलब 10⁻⁻12 होता है और मीटर, तो ये रेडियस ऑफ द पिकोमीटर। मतलब ये जो हमारा एक एटम है इसकी रेडियस कितनी है, जैसा एटम जो है तो जनरली सर्कुलर शेप, स्पेरिकल शेप में होता है, ठीक है, और अब अगर हम 2D में देखें तो सर्कल शेप में आएगा, और ये उसकी रेडियस है। तो ये रेडियस एटम की रेडियस 230 पिकोमीटर दी हुई है। ओके, और फिर साथ में दिया हुआ है एंड द वर्क फंक्शन ऑफ द पोटेशियम, मतलब पोटेशियम का जो वर्क फंक्शन है जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, वर्क फंक्शन ऑफ द पोटेशियम इज इक्वल टू 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन है। एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। इंटेंसिटी हमको दी हुई है, इंटेंसिटी वैट पर मीटर स्क्वायर, मतलब पावर पर यूनिट एरिया के फॉर्म में दी हुई है। जो पोटेशियम प्लेट है उसका हमको एरिया दिया हुआ है। ओके, उसके बाद हमको ये भी अज्यूम करना है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी एटम से निकल रहे हैं जो एटम सरफेस पर प्रेजेंट है, अंदर के एटम कंसिडर नहीं करना है। ओके, और पोटेशियम जो मटेरियल है उसकी रेडियस हमको दी हुई है, एटम की रेडियस। ओके, और इस सरफेस का वर्क फंक्शन हमको दिया हुआ है, और मालूम करना है टाइम, ऐसा टाइम जो
रेडिएशन एब्जॉर्ब होने के बाद कितना टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन इमिट होने के लिए। तो ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं थोड़ा डिटेल में, टाइम रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऐसा हम टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह का हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि जो इंटेंसिटी हमको दी हुई है वो इंटेंसिटी वैट पर मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। ओके, हम क्या करेंगे, इस इंटेंसिटी को जो वैट पर मीटर स्क्वायर में दी हुई है उसे हम इस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर देखो यहाँ पर ये पावर पर यूनिट एरिया है, पावर पर यूनिट एरिया है। ओके, अगर हम इसको एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पावर। तो मतलब जब हम इस इंटेंसिटी को इस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इस टोटल सरफेस पे कितना पावर इंसिडेंट हो रहा है वो मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले ये कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो चलो हम गिवन क्वांटिटी को एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 0.5 यहाँ मैं लिखता हूँ पावर इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴, ओके, मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, इसका यूनिट जो है मीटर वैट पर मीटर स्क्वायर है और यहाँ पर मीटर स्क्वायर है। तो अगर मैं यहाँ पर वैट पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर करूँ मीटर स्क्वायर तो ये कटने वाला है और वैट मिलने वाला है, मतलब पावर। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर फार्मूले के थ्रू भी बता दिया और यूनिट के थ्रू भी बता दिया कि किस तरह हमको पावर मिल रहा है। ओके, तो इसको आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ वैट। ओके, इस तरह हमने पावर कितना इंसिडेंट हो रहा है पोटेशियम प्लेट पे वो कैलकुलेट किया। अब दूसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि पोटेशियम की रेडियस। ठीक है, पोटेशियम की रेडियस मतलब एटम की रेडियस। ओके, और हमको ये भी बोला गया है कि एटम जो सरफेस पे प्रेजेंट है उसी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ओके, तो हम क्या करते हैं, पोटेशियम की जो प्लेट है हमारी, इसका एरिया तो हमको पता है और इस पर जो एटम है, एटम की रेडियस दी हुई है। अगर हम एटम की रेडियस से एटम का जो एरिया है, ये एरिया सर्कल का एरिया, अगर हम वो कैलकुलेट कर ले और हमको ये टोटल एरिया पता है, ठीक है, टोटल एरिया पता है, तो अगर हम इस प्लेट के टोटल एरिया से एटम के एरिया को डिवाइड कर दे तो हमको ये पता चल जाएगा कि सरफेस पे कितने एटम प्रेजेंट हैं। क्यों? क्योंकि सब यहाँ पर सरफेस पे एटम एटम रखे हुए हैं और उन सब का एरिया मिला के ही पोटेशियम प्लेट का एरिया हो रहा है, पोटेशियम सरफेस का एरिया हो रहा है। तो हम एरिया पोटेशियम प्लेट के एरिया को एटम के एरिया से डिवाइड करते हैं तो हमको टोटल नंबर ऑफ एटम मिल जाएंगे। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ एटम मिल जाएंगे तो मतलब हमको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि एटम से ही इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, एटम से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम, और वो कैसे मिल रहा है हमको, प्लेट के एरिया को हम एटम के एरिया से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, चलो देखते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ टोटल नंबर ऑफ एटम इक्विवेलेंट है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। जितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं उतने नंबर ऑफ एटम है, और ये बराबर क्या रहेगा, एरिया ऑफ पोटेशियम प्लेट या सिंपली प्लेट अपॉन एरिया ऑफ एटम। ठीक है, तो एरिया ऑफ प्लेट क्या है, 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ओके, अपॉन एरिया ऑफ एटम, हमारा जो एटम है वो सर्कुलर शेप में है, बराबर सर्कुलर शेप में है, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 5 इंटू 10⁻⁻⁴, पाई की वैल्यू पुट करता हूँ मैं 3.14, आर है हमारे पास 230 इंटू 10⁻⁻12 इसका होल स्क्वायर। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, 5 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 3.14 इंटू 230 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻24, ये -12 है उसका स्क्वायर है तो ये -24 बन जाएगा। फिर इसको हमको लॉग टेबल से सॉल्व करना है। लॉग टेबल से सॉल्व करने के बाद हमको वैल्यू मिलती है 3009 इंटू 10⁻12। तो
तो इतने एटम प्रेजेंट है पोटेशियम सरफेस पे और इतने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं पोटेशियम सरफेस से, ठीक है। तो इस तरह हमने अभी ये कैलकुलेट किया कि कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं या फिर कितने एटम सरफेस पे प्रेजेंट है। हमने टोटल नंबर ऑफ एटम या फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट कर लिए और टोटल पावर भी कैलकुलेट कर लिया। ओके, टोटल पावर हमारे पास ये है ऊपर, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। ये टोटल पावर है, टोटल इलेक्ट्रॉन के जरिए कंज्यूम किया हुआ पावर है। अब हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये पावर को, टोटल पावर को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे। इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमको एक इलेक्ट्रॉन के जरिए कितना पावर कंज्यूम हुआ, कितना पावर एब्जॉर्ब हुआ वो पता चलेगा। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे पावर कंज्यूम बाय 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल पावर अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, ये है वैट अपॉन ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो अभी हमने कैलकुलेट किए 3009 इंटू 10⁻12, ठीक है। इसको हम अब सॉल्व करेंगे लॉग टेबल की मदद से, तो हमको आंसर मिलता है 8.31 इंटू 10⁻⁻24 वैट, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के जरिए पावर किया गया, पावर कंज्यूम किया गया पावर। ओके, लेकिन हमारे को ये बात पता है कि पोटेशियम सरफेस का, पोटेशियम मेटल का वर्क फंक्शन कितना है, मतलब उसको एनर्जी कितनी लग रही है। ओके, तो वर्क फंक्शन जिसे हम एनर्जी कहते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस, इस तरह हमने वर्क फंक्शन की डेफिनेशन किए थे। ओके, तो एनर्जी फाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमको, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इसको ये हमारी वैल्यू आई वर्क फंक्शन की, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो हमको आंसर मिलता है 3.68 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। 3.68 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके, अब देखो एक इलेक्ट्रॉन के जरिए पावर कंज्यूम किया गया पावर इतना है और वर्क फंक्शन इतना है, मतलब ये एनर्जी है और ये पावर है। ओके, पावर का यूनिट वैट और पावर होता है, पावर का फार्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम, मतलब जूल पर सेकंड, और हमारे पास ये भी एनर्जी है और ये एनर्जी क्या है, वर्क फंक्शन। एनर्जी जो है यहाँ पर ये जूल में दी हुई है और हमको टाइम पता करना है। तो अगर हम जूल को जूल सेकंड से डिवाइड कर दे, जूल को जूल सेकंड से डिवाइड कर दे तो जूल जूल कट जाएगा, सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो सेकंड हमको यहाँ मिलेगा जो कि टाइम है। ओके, तो मतलब क्या है, हमको एनर्जीज को पावर से डिवाइड करना है, ठीक है, तो हमको टाइम मिल जाएगा। चलो अब करते हैं एनर्जी को पावर से डिवाइड। टाइम इक्वल टू एनर्जी अपॉन पावर, ठीक है। एनर्जी कितनी आई हमारे पास, अभी हमने लिखा था 3.68 इंटू 10⁻⁻19, ओके, और पावर कितना आया था हमारे पास 8.31 इंटू 10⁻⁻24, इससे हमको सेकंड मिल रहा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू हमको मिलती है 0.443 इंटू 10⁵ सेकंड, ठीक है। सारी चीज़ें ऐसा यूनिट में थी, ठीक है। फिर ये सेकंड में है और इसको अगर हमको आवर में कन्वर्ट करना है तो 3600 से इसको डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद हमको ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट मिलती है 12 आवर, ठीक है। तो टाइम हमारा मिलता है हमको 12 आवर। ओके, तो इस तरह हमने ये टाइम कैलकुलेट किया, ये नियर अबाउट हाफ डे के इक्वल है, हाफ ऑफ द डे के इक्वल है। ओके, तो
इस तरह हमने टाइम कैलकुलेट किया। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, लेकिन मैंने आपको बताया कि किस तरह हमने उसको सॉल्व किया। और जो लास्ट स्टेप थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि हमारे पास हमको टाइम कैलकुलेट करना है और एनर्जी है और पावर है। तो हमने एनर्जी का यूनिट देखा, पावर का यूनिट देखा, इसको किस से डिवाइड करने पर हमको टाइम मिलेगा, ये हमने कंक्लूड निकाला, ऑब्जर्व किया। तो फिर हमको पता चला कि एनर्जी को अगर हम पावर से डिवाइड कर दे तो हमको टाइम मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया।